चलो लास्ट टाइम पे हमने बात करी थी हड़प्पा सभ्यता पे। एक बार फिर हड़प्पा सभ्यता को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कैसे कैसे फैली हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम पर, लास्ट वीडियो में, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये भारत की प्राचीन सभ्यता थी, यानी विश्व की सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ले ली थी लास्ट टाइम पर। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये वो सभ्यता थी जब पूरा का पूरा विश्व 4 सभ्यताओं में मैंने आपको बताया कि विभक्त था। जैसे चीन की सभ्यता और भारत में चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। एक मैंने बताया था सुमेरियन लोग, जो सुमेरियन सभ्यता थी, तो सुमेरियन सभ्यता, और एक मिस्र की सभ्यता। अच्छा, ये प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं थीं, ये सभ्यताएं देखो किसी ना किसी नदी का वरदान मानी गई हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की जो सभ्यता है वो मानी जाती है हमारी नील नदी का वरदान, कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी का क्या है, वरदान है। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता को माना गया है सिंधु नदी का वरदान, क्योंकि ये सारी की सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी घाटी क्षेत्र में ही थी, है ना। जैसे चीन की सभ्यता वांगो नदी, वो मानी जाती है वांगो नदी का वरदान। जैसे सुमेरियन लोग, तो सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है दजला फरात घाटी, इस घाटी में रहने वाले लोग क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे सुमेरियन लोग। और हमारे यहाँ जो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में रहते थे वही लोग क्या कहलाते थे, हड़प्पा वासी या सिंधु सभ्यता के लोग। तो आज अगर मैं वर्तमान में बात करूं, क्योंकि वर्तमान जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो अलग हैं और प्राचीन काल की जो भौगोलिक स्थितियां थी वो बिल्कुल अलग थी। आज जिसको हम भारत कहते हैं वो भारत छोटा है। पहले का जो भारत था वो आज का वर्तमान का पाकिस्तान का क्षेत्र, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का, नीचे आ जाओ साउथ में श्रीलंका का एरिया। हमारे यहाँ प्राचीन काल के राजा हुए हैं जिन्होंने श्रीलंका तक अभियान किया, श्रीलंका को भारत का हिस्सा बना लिया था, है ना। तो आज का भारत और प्राचीन काल का भारत, दोनों भारतों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें आज वर्तमान समय में, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है आज के हिसाब से वो 3 देशों में, कितने देशों में जो हड़प्पा सभ्यता है ये आज कितने देशों में फैली हुई है, 3 देशों में। एक देश हमारे यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान, कौन सा क्षेत्र है, अफगानिस्तान देश, है ना। एक हमारे यहाँ उसके थोड़ा सा आगे आ जाओ तो पड़ता है पाकिस्तान, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान, वही पाकिस्तान, बस खाली नाम ही पाक है, बाकी तो आप सब लोग इसकी हरकतों से परिचित हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें और परेशानियाँ वो इसी ने दे रखी हैं। हमारा ही बनाया हुआ क्षेत्र है, हम ही लोगों ने इसको 1947 में क्या है, भारतीय लोगों ने ही इसका निर्माण कराया है, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ वो हमारे यहाँ के कभी नागरिक हुआ करते थे, आज वो अलग हो गया है। और एक क्षेत्र है हमारा भारत, कौन सा देश है, भारत। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे ही पूछता है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कितने देशों में फैली हुई है या विस्तृत है, या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य वर्तमान में कितने देशों से मिलते हैं, तो मिलते हैं 3 देशों से, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक भारत। हम भारत में, और भारत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अफगानिस्तान से वहाँ के जो क्षेत्र मिलते हैं वो वहाँ पर 2 स्थान मिलते हैं जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, यानी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा एक स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो अफगानिस्तान में पाया गया है। तो अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र पाए गए, एक का नाम है मुंडीगाग, क्या नाम है, मुंडीगाग, और एक है सुर्तगोई। सुर्तगोई, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में है और जिनका संबंध है हड़प्पा सभ्यता से, यानी इन दोनों क्षेत्रों से खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। पाकिस्तान के 3 बड़े बड़े प्रांत जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं बलूचिस्तान, एक को हम बोलते हैं सिंध, और एक को हम बोलते हैं
बलूचिस्तान, सिंध, और एक है पंजाब का क्षेत्र। देखो पंजाब पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, दोनों जगह पर है पंजाब, है ना। पंजाब का जब पाकिस्तान जब बना था, भारत का डिवाइडेशन हुआ, तो आधा पंजाब उनके हिस्से में चला गया और आधा पंजाब हमारे हिस्से में। तो ये जो पंजाब है पाकिस्तान के क्षेत्र में, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। हमारे यहाँ पर भी पंजाब का क्षेत्र पड़ेगा, वो भारत का पंजाब है। जब हमने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला जो प्रमाण मिला, जो पहला साक्ष्य मिला, वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा नामक स्थान से। तो वो जो हड़प्पा नामक स्थान है ना, वो हड़प्पा नामक स्थान यहीं पर है। जब हम पढ़ते हैं ना एग्जाम में कि 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन किया था, एक्सकेवेशन किया था। तो वो जो हड़प्पा क्षेत्र है ना, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये सारे प्रांत हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत। तो अगर आपसे पूछा है कि हड़प्पा का क्षेत्र कहाँ है, तो यही है वो हड़प्पा, यही है वो हड़प्पा जिसकी खुदाई हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये जो सिंध प्रांत है ना, यही सिंध प्रांत जिस पर आपने मूवी देखी है ना सबने, ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो था ना, बहुत बड़ा क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, बहुत बड़ा क्षेत्र। यानी मैं कहूँ हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो क्षेत्र है ना, वो यहाँ पर है, मोहनजोदाड़ो। तो एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, मोहनजोदाड़ो जो क्षेत्र है वो कहाँ पर मिलेगा? वो यहीं पर है, मोहन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। देखो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को मिलाकर पढ़ा जाता है। ये राजधानी थी जुड़वा वहाँ की। जैसे हमारे यहाँ 2 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ बना दी गई है, ऐसे ही उस समय राजधानी मानी जाती थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, पूरी हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन हड़प्पा पंजाब प्रांत में है और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में। यहीं पर एक और फेमस स्थान है जिसको हम बोलते हैं चन्हूदड़ो। क्या बोलते हैं उसको? एग्जाम में ये चन्हूदड़ो भी कई बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल चन्हूदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ना। ये जो है ना बलूचिस्तान का एरिया, कौन सा एरिया? बलूचिस्तान के क्षेत्र में ही वो क्षेत्र पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सूतका गैंडोर। कौन सी जगह पड़ती है? यहाँ पर पड़ती है सूतका गैंडोर। अभी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। जब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो जो त्रिभुजाकार था जिसका एक छोर, जिसमें मैं कहूँ कि हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी पश्चिम में, है ना, तो उसका जो पश्चिमी क्षेत्र था वो सूतका गैंडोर तक ही जाता था। यानी आप ये कह सकते हो कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में कहाँ तक फैली हुई थी, हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, या हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ फैली हुई थी या दक्षिण में। तो वो जो पश्चिम का क्षेत्र था ना, वही था सूतका गैंडोर। लास्ट जो उसकी सीमा लगती थी वो सूतका गैंडोर यानी बलूचिस्तान प्रांत तक लगती थी। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे पुरा स्थल हैं। यानी हमारे यहाँ के कई राज्यों से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रही हैं अलग अलग समय पर। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ एरिया हमारे यहाँ के कैसे हैं, फेमस हैं भारत में। जैसे गुजरात, कौन सा क्षेत्र? गुजरात हमारे यहाँ का वो एरिया है जहाँ पर हड़प्पा वासियों ने आकर के व्यापार करना क्या करा था, शुरू। ये एक बंदरगाह, यहाँ पर गुजरात में 2 क्षेत्र है एक्चुअल में। गुजरात के 2 एरिए थे जहाँ पर हड़प्पा वासी निवास करते थे। एक को हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी और एक को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, नहीं खंबात की खाड़ी, सॉरी। एक है बंगाल की खाड़ी तो अलग है। गुजरात में 2 खाड़ियाँ हैं, एक को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी और एक को हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। अभी मैं दोनों का डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा कौन सी जगह पर खंबात की खाड़ी है और कौन सी जगह पर कच्छ की खाड़ी है। और ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहीं पर पूछे जाते हैं कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। कौन से? जंगली गधे। तो भारत में जो जंगली गधे हैं वो यहीं कच्छ के रंग में पाए जाते हैं। जो कच्छ का रण है वहीं पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी जंगली गधे नहीं मिलते, है ना। हमारे यहाँ जो आते हैं ना वो खैर गधे नहीं होते, हमारे यहाँ तो सब घोड़े ही आते हैं ज़्यादातर। सबको दौड़ लगानी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो गुजरात में 2 क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? 2। एक को अगर मैं कहूँ गुजरात का एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र। एक क्षेत्र पड़ता है गुजरात में जिसको हम बोलते हैं
कच्छ की खाड़ी, इसी को बोलते हैं कच्छ का रण। एक को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। जो कच्छ की खाड़ी है ना, इस कच्छ की खाड़ी में ही एरिया पड़ता है हमारे यहाँ जिसको बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, धौलावीरा। कौन सा पड़ता है? धौलावीरा। और यहीं पर एरिया पड़ता है सुरकोतदा, यहीं पर पड़ता है। यहीं का एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, धौलावीरा। अब आप सोच रहे होगे ये धौलावीरा जो फेमस है तो क्यों फेमस है? ये धौलावीरा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की एक उन्नत जल प्रणाली का पता चला है। यानी यहाँ खुदाई में देखा गया कि एक उन्नत जल प्रणाली निकली गई। कैसी निकली गई? एक बहुत अच्छा वाटर सिस्टम्स को मैं कहूँ उन्नत जल प्रणाली, जो आज तक हमारे यहाँ नहीं है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो ग्रामीण नहीं थे बल्कि शहरी थे। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा आई थी, बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले थे। और हो सकता है शायद हाई टेक्नोलॉजी ही एक कारण रहा उनके पतन का, क्योंकि जब हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम वो काम करने लगते हैं जो प्रकृति को विनाश करता है। हम प्रकृति के साथ सीधे सीधे चुनौती देने लगते हैं टेक्नोलॉजी के वे में। और वही चुनौती को जब हम देते हैं पर्यावरण को, प्रकृति को, तो पर्यावरण जैसे हमें सारी चीज़ें देता है वैसे ही सारी चीज़ें हमसे क्या कर लेता है? छीन लेता है। आज आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की घटना बढ़ती चली जा रही है, डे बाई डे। आप देखो ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग टेक्निकल के दौर में हैं। आज नवीनीकरण चल रहा है सब जगह, ग्लोबलाइजेशन का युग है ये। और वही एक कारण बनेगा आगे चलकर, हो सकता है विनाश का, जिससे पूरी सृष्टि क्या हो जाए? विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो शायद इनका भी एक कारण यही रहा हो पतन का। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जो कच्छ का रण है यहीं पर पाया गया था धौलावीरा, ये उन्नत जल प्रणाली मिलती है। खंबात की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी है यहीं से मिलता था लोथल और रंगपुर का क्षेत्र। जो दो विशेष क्षेत्र थे, एक था लोथल, कौन सा था? लोथल, और एक था रंगपुर। ये खंबात की खाड़ी से मिले। कहाँ से मिले? ये जो लोथल था ना, यही प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह जानते हैं ना, डॉकयार्ड, आयात निर्यात जहाँ से होता था। ये लोग जो व्यापार करते थे वो बंदरगाह से करते थे, और वो यही था लोथल। लोथल बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था, बहुत फेमस बंदरगाह था। तो ये गुजरात से कुछ क्षेत्र मिले। गुजरात के अलावा अगर हम देखें भारत में तो एक क्षेत्र है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। और हरियाणा का एक क्षेत्र है जो हरियाणा का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, राखीगढ़ी। कौन सा है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राखीगढ़ी जो क्षेत्र है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? तो ये वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में है। एक है पंजाब। कौन सा? पंजाब। ये जो पंजाब है ना, पंजाब का बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है रोपड़। ये रोपड़ तो बाकी ऐसी जगह थी जिसके बारे में जब आप अध्ययन करोगे तो बाकी आप रो पड़ोगे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग हिंदू थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोग मुस्लिम थे, या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो ईसाइयों की थी, इस बात की अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है ना। इस बात के बारे में कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं है, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी आधार ऐसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, खुदाई में कब्रिस्तान भी मिले हैं जो प्रमाण करते हैं शायद मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ रही हो, और वहाँ खुदाई में शमशान भी मिले जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पर हिंदू संस्कृति शायद विद्यमान रही होगी। लेकिन ये जो रोपड़ जगह है ना, इस रोपड़ में एक जगह खुदाई में एक कुत्ते को एक व्यक्ति के साथ दफनाया गया, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी उस कुत्ते में और इस इंसान में इतना प्रेम था कि दोनों जिए साथ और मरे साथ। और आज के युग में देख लो प्रेम, धोखे में मत पड़ जाना। आज नहीं है प्रेम, आज प्रेम है। आज प्रेम वही है जो आपकी माता आपसे करती है, वो प्रेम है ना। आपका भाई आपसे करता है, वो प्रेम है। आप अपनी बहन से करते हो, वो प्रेम है। बाकी सारा मोहमाया है ना। तो मोहमाया के चक्करों में मत पड़ना, पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो और सिलेक्शन ले लो। सिलेक्शन लेना ही क्या है आपके लिए, बाकी लाइफ बहुत है आगे, सारे एंजॉयमेंट के सारे संसाधन मिलेंगे जब आप किसी पद पर होगे तब। तो पद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए। तो ये पंजाब का क्षेत्र था ना, यहीं से रोपड़ से ही साक्ष्य मिले थे किसके, एक व्यक्ति को एक कुत्ते के साथ दफनाने के। अब हम यूपी में आ जाएं तो भारत में एक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश से भी खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।
और उस समय उत्तर प्रदेश को आलमगीरपुर, आज अगर हम देखें कौन सी क्षेत्र है ये, आलमगीरपुर, वर्तमान मेरठ का पास का क्षेत्र। अगर आप वर्तमान मेरठ देखें तो मेरठ और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तक हड़प्पा वासियों की बस्तियाँ देखने को मिली हैं कि यहाँ पर भी हड़प्पा वासियों ने क्या था, बस्तियाँ बसाई थी। राजस्थान, कालीबंगा, राजस्थान का क्षेत्र आप पढ़ते हो कि जो राजस्थान है, राजस्थान से भी खुदाई में अवशेष मिले हैं, जिसमें क्षेत्र है कालीबंगा, बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है सीधे सीधे, एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लेता है। कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आप बताओगे राजस्थान में। जम्मू कश्मीर, जम्मू में मांडा, और मांडा वो जगह थी जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो जम्मू कश्मीर में यहाँ के जो साक्ष्य मिले वो मांडा से मिले, और यही उत्तर में फेमस था। यानी हड़प्पा सभ्यता उत्तर में जो फैली हुई थी वो कहाँ तक फैली हुई थी? जम्मू कश्मीर, यानी मांडा तक। कहाँ तक? मांडा तक। ऐसे करके हड़प्पा सभ्यता पूरी क्या थी? फैली हुई थी। लगभग वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अगर हम बस्तियां देखना चाहें तो लगभग आज के समय में 1400 से 1500 बस्तियां इसकी खोजी जा चुकी हैं। तो ये कुछ फैलाव हमने देख लिया हड़प्पा सभ्यता का कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ क्या थी, फैली हुई थी। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये उत्तर में कहाँ तक फैली थी, या ये दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, या हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। ये क्वेश्चंस वो हैं जो लगातार एग्जाम्स में क्या है, पूछे जा रहे हैं, तो हम उनको भी देख ले रहे हैं। ये अगर आज हम वर्तमान भारत की स्थिति देखें तो लगभग हमारा वर्तमान जो भारत है वो ऐसे है, इस टाइप से है, ठीक है। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं, जो हमसे आयोग क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर में कहाँ तक फैली थी। तो उत्तर में अगर हम देखें तो ये उत्तर में, ये हमारा सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। कौन सा एरिया है? जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये उत्तर में यहीं तक फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर तक फैली हुई थी, यहाँ ये। और अगर हम दक्षिण में देखें तो ये दक्षिण में जब आप नीचे आओगे तो ये फैली हुई थी कहाँ तक? महाराष्ट्र तक। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया हो जाएगा, लगभग ये एरिया महाराष्ट्र में। और मैंने आपको बताया था अभी पाकिस्तान का जो क्षेत्र था सूत का गैंडोर, कौन सा क्षेत्र था? सूत का गैंडोर। तो पाकिस्तान के सूत का गैंडोर तक तो ये फैली हुई थी। तो यहाँ पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाओ, ये फैली हुई थी सूत का गैंडोर तक। और हमने देखा यूपी में, जो यूपी का क्षेत्र है आलमगीरपुर तक। कहाँ तक? आलमगीरपुर तक। तो वही एग्जाम में दिया जाता है, हम हमेशा पढ़ते हैं, जो हमने रट रखा है हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। तो उसको हम देख लेंगे त्रिभुजाकार कैसा था। यह है वो त्रिभुज का आकार। यानी हड़प्पा सभ्यता अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता इधर साउथ में नहीं आई थी, इधर पूर्व में ज़्यादा नहीं फैली थी, बल्कि कहाँ पर फैली हुई थी? पश्चिम और उत्तर भारत के क्षेत्र में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर विकसित था, तो आप बताओगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस वही कर पाते हैं जिनको ये डायग्राम माइंड में है, या मैं कहूँ जिनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर। एक बात मैंने आपको बताई थी, कक्ष का रन। कौन सा रन? कक्ष का रन। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, देखो ये है कक्ष के रन की अगर बात करी जाए तो ये कहलाता है कक्ष का रन। क्या कर? कक्ष का रन। और ये खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। इसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। ये गुजरात का एरिया है। लेकिन अभी हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। तो ऊपर ये कहाँ तक फैली थी? जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में अगर स्टेट देखें तो कौन सा पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर। प्रॉपर क्षेत्र देखें तो ये प्रॉपर क्षेत्र पड़ेगा मांडा। कौन सा क्षेत्र पड़ेगा? मांडा। ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ेगा हमारा यूपी, और प्रॉपर क्षेत्र पड़ेगा हमारा ये आलमगीरपुर। कौन सा?
आलमगीरपुर। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे जो महाराष्ट्र, कौन सा क्षेत्र है ये, महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, जिसको कहते हैं हम देमाबाद। कौन सा क्षेत्र कहेंगे इसको, देमाबाद। और इधर जो फैली हुई थी ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एरिया मैंने आपको बताया था सूतका गैंडोर। कौन से एरिया तक फैली हुई थी, ये फैला हुआ था यहाँ सूतका गैंडोर। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, पाकिस्तान। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ज्यादा फैली हुई थी। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछता है वैसे क्या पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा किस नदी से जाकर के मिलती थी, या हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सी नदी क्या थी, बहती थी। या इसको घुमाकर पूछ लेगा आपसे, मांडा किस नदी के तट पर स्थित था। तो ये मांडा जो था ये था चिनाब नदी के तट पर। कौन सी नदी पर, चिनाब नदी। याद रखना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित, तो कौन सी नदी हो जाएगी, चिनाब नदी हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल आलमगीरपुर, हिंडन नदी, यहां पर कौन सी नदी है, हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर था ये। महाराष्ट्र देमाबाद, गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। और सूतका गैंडोर ये दाश्क नदी, यहां पे कौन सी नदी के तट पर था ये था दाश्क नदी के तट पर। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है घुमाकर आयोग, कैसे करके पूछता है, ऐसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैली थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो थी ये पूर्व से पश्चिम तक अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है आपसे एग्जाम्स में, क्या पूछ रहा है ये, तो ये पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई थी लगभग 1600 किलोमीटर। कितना था ये क्षेत्र, ये क्षेत्र था लगभग 1600 किलोमीटर का। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक, कहां तक, उत्तर से और दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक ये फैली हुई थी 1400 किलोमीटर लगभग। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कभी आपसे ये पूछ लेगा कि देमाबाद कहाँ पर है, कभी आपसे पूछ लेगा कि देमाबाद किस नदी के तट पर था, कभी आपसे पूछ लेगा कि आलमगीरपुर वर्तमान में कहाँ पर है, तो यूपी मेरठ का क्षेत्र है, किस नदी के तट पर था, हिंडन नदी के उस पर था तट पर। कभी पूछ लेगा मांडा चिनाब नदी के तट पर। कभी आपसे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैली थी। कभी आपसे पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर फैली थी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आयोग कितना भी घुमा फिरा के पूछे आप पकड़ लोगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप अटक जाओगे, है ना। जैसे जिस बच्चे ने कुरकुरे खाए हैं वो पहचान लेगा कुरकुरे हैं, और जिसने नहीं खाए वो फंस जाएगा रैपर देख करके, है ना। आ जाता है ना टमाटर फ्लेवर में, फिर आता है कि चिली फ्लेवर में, तो वो खाली आयोग का पूछने का तरीका है, घुमाएगा क्वेश्चंस को। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फैक्ट आपको पता है, तो फिर आप कभी अटकोगे नहीं, है ना। और जितना ज़्यादा आप इसको देखोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उतना ज़्यादा देखने के बाद आपको एक बार सेट हो जाएगा माइंड में, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ज़्यादा बड़ा थोड़ी है, बस मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, देमाबाद गोदावरी नदी, दाश्क नदी सूतका गैंडोर, 1600 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर। अब अगर हम समाज की बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता का ये समाज था, ये कैसा समाज था, तो ये समाज था बेटा मातृ सत्तात्मक। कैसा समाज, मातृ सत्तात्मक, जिसको हम बोलते हैं मैट्रियार्किल, है ना। यहाँ पर माताओं का वर्चस्व था। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चला है कि जो वर्चस्व था वहाँ पर उस समाज में वो महिलाओं का था, है ना। मातृ सत्तात्मक समाज माना गया है। जैसे आज का समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक है। क्या कह रहे हो, इनडायरेक्ट वे में आज ही माताओं की चलती है। पापा तो खाली फेस वैल्यू है, मम्मी के सामने मत बोलना। चलो, तो आज का समाज पितृ सत्तात्मक है। आज हमारे यहाँ जो वर्चस्व होता है फैमिली में, जो चलता है यहाँ, वो सब कुछ सर्वे सर्वा फादर होते हैं। इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे सर्वे सर्वा जो रहती थी वो महिलाएं रहती थी। ये समाज पूरा का पूरा मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन इस समाज के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों में खुदाई में जो लिपि मिली है, क्या मिली है, लिपि, हड़प्पा वासियों की
जो लिपि मिली है, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लिपि जानते हैं ना, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की व्यवस्था की जाती है वही क्या कहलाता है, लिपि। जैसे हमारे यहाँ हम लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, हमारे यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी में चले जाओ तो वहाँ पर कौन सी लिपि चलती है, रोमन लिपि चलती है। कैसी लिपि, उर्दू अरबी पे चले जाओ तो फारसी लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों की हमें व्यवस्था करनी पड़ती है वही क्या कहलाते हैं, उस भाषा की लिपि कहलाती है। तो हड़प्पा वासी जो लिखते थे उनकी भी लिपि, लेकिन इस लिपि को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन इस लिपि के बारे में दो संबंध बताएं, या तो ये लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक, जिसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफी। शायद वो लोग आपस में चित्रों के माध्यम से कन्वर्सेशन क्या करते थे, बातचीत किया करते थे। या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो लिपि थी वो बताई गई हलावत। कैसी थी, हलावत शैली। इसी को बोला जाता है गौमूत्रिका शैली। यानी वो लोग जो लिखते थे वो हलावत शैली में या गौमूत्रिका शैली में लिखते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉसिस्टोफिडन, है ना। तो ये जो गौमूत्रिका शैली होती है ना, गाय जैसे टॉयलेट कर देती है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, और लास्ट में आके कहाँ गिर गया, पीछे। यानी आप ये नहीं कह सकते बाएं से दाएं लिखते थे या वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। हमारे यहाँ देवनागरी, तो हम देवनागरी जब भी लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, और जब भी हम फारसी लिखते हैं तो दाएं से बाएं लिखते हैं, है ना। उन लोगों के बारे में आप ये कंफर्मेशन नहीं थी कि वो दाएं से बाएं लिख रहे हैं या बाएं से दाएं, इसीलिए वहाँ पर कहा गया कि गौमूत्रिका शैली में वो लोग क्या करते थे, लेख लिखते थे। अच्छा, इसके अलावा हड़प्पा वासियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसको माना गया उनकी नगर नियोजन प्रणाली। उनका नगर नियोजन प्रणाली बहुत अच्छी थी। क्या थी नगर नियोजन प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली उनकी ये थी कि उन्होंने अपने सारे क्षेत्र को, अपने पूरे समाज को दो वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था, दो वर्गों में। तो हम वो भी देख ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नगर नियोजन प्रणाली। क्या कहते हैं, नगर नियोजन। उनका नगर नियोजन क्या था, नगर नियोजन ये था कि उन्होंने अपने पूरे समाज को दो भागों में क्या कर रखा था, बांट रखा था। जिसको हम कहते हैं W और E। ये जो W और E है ना, देखो उनकी लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, ये तो हमारे यहाँ की लिपि है W और E। तो ये हमने उनके एरिया को, क्षेत्र को खुदाई में देखने के बाद सिंबल्स दिए हैं, W वेस्ट और E ईस्ट के लिए, यानी पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। उनकी जो बस्तियां थी, जो बस्तियां मिली हैं वो पूर्वी टीलों पर मिली हैं या पश्चिमी टीलों पर मिली हैं। तो जो पश्चिमी टीलों पर बस्तियां थी और जो पूर्वी टीले पर बस्ती थी, इन दोनों बस्तियों में अंतर देखा गया है कि हमेशा जो पश्चिमी टीले की बस्ती थी वो ऊंचाई पर थी। किस पर थी, ऊंचाई पर। भवन कैसे बने होंगे, ऊंचे बने होंगे। और जो पूर्वी टीले थे वो कैसे थे, नीचे पर। यानी समाज को अपने ऐसे बांट लेना कि उच्च वर्ग अलग और सामान्य वर्ग अलग। शायद यहाँ पर हमेशा कौन रहा होगा, इस पे कॉमर्शियल लोग रहे होंगे। कैसे लोग रहे होंगे, कॉमर्शियल लोग। वाणिज्य वर्ग रहता होगा। कौन रहता होगा, वाणिज्य वर्ग। और यहां पर कौन रहता होगा, यहां पर रहते होंगे सामान्य लोग, यहां पर सामान्य वर्ग। तो ये उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उन्होंने अपने समाज को दो भागों में क्या कर रखा था, बांट रखा था, जिसको हमने नाम दिया पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा समाज उन्होंने बांट लिया। हड़प्पा सभ्यता के कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र, कुछ बस्तियां ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर जाके उनकी ये नगर नियोजन प्रणाली क्या हो जाती थी, फेल हो जाती थी, विफल। यानी वो समाज को दो भागों में नहीं बांट पाए। क्षेत्र ऐसा मिल गया कि W यानी पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीले, दोनों बस्तियां कैसी हो गई, समान। तो वहां पर अपवाद वाली स्थिति हो गई। कौन सी वाली, अपवाद। जैसे कुछ अपवाद थे, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। कौन कौन से थे, जैसे मैं कहूं आपसे, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, सुरकोतदा, ये कुछ अपवाद थे। अपवाद का मतलब जहां पर जो बस्तियां थी वो कैसी हैं, समान मिली हैं, जहां पर वो लोग अपने समाज को दो वर्गों में बांट नहीं पाए, यानी वाणिज्य वर्ग
वाणिज्य वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों एक ही लेवल पर आ गए। उसी को हम कहते हैं कि इन एरियो में जाकर इनकी नगर नियोजन प्रणाली क्या हो गई, विफल हो गई, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर सामान्य वर्ग यानी पश्चिमी टीले पर मकान और पूर्वी टीले पर मकान समतल मिले हैं, एक से दिखाई दिए, वहां पर अपर और लोअर का कोई प्रावधान नहीं मिला है। तो कभी कभी एग्जाम में वो यहीं से पूछता है आपसे, वो कौन सा स्थान था या वो कौन सा क्षेत्र था जहां पर जाकर हड़प्पा वासियों की नगर नियोजन प्रणाली क्या हो जाती थी, विफल हो जाती थी। तो आप याद रखना वो क्षेत्र था कालीबंगा, चन्हुद्रो, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जाकर नगर नियोजन प्रणाली क्या थी, विफल हो गई थी। अच्छा, हड़प्पा वासी जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई मानी गई है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस चीज़, जैसे आज भारत कृषि प्रधान देश है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, हम कृषि के ऊपर डिपेंड है। खेती अच्छी हो गई, जीडीपी बढ़ गया, खेती खराब हो गई, जीडीपी क्या हो गया, घट गया। जब गांधी जी ने कहा था ना, यदि आपको भारत को देखना हो तो भारत गांव में बसता है, आप गांव का जाके भ्रमण करो, अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसान खुश हैं समझ जाओ हमारे देश में खुशहाली है, और अगर किसान दुखी है तो समझ जाओ हमारा पूरा देश क्या है, दुखी। तो ये हड़प्पावासी जो थे ये तो शहरी लोग थे, नगरीय सभ्यता मानी गई है। कैसी मानी गई है, नगरीय सभ्यता। लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि ही था। ये भी क्या करते थे, खेती करते थे। और अगर पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों का मुख्य खाद्य फसल क्या था, जब खेती करते थे तो खाते क्या थे, तो खाने में ये लोग मुख्य खाद्य फसल के रूप में गेहूं और जौ, किसका सेवन करते थे, मुख्य खाद्य फसल के रूप में गेहूं और जौ। कहीं कहीं चावल की भी खेती के प्रमाण मिले हैं, ऐसा नहीं है कि खाली गेहूं और जौ ही खाते हो, चावल की खेती की, जैसे हस्क ऑफ पैडी मिली है, धान की भूसी, जिससे ये प्रमाणित हुआ है कि हड़प्पा वासी शायद गेहूं और जौ के साथ साथ चावल की भी खेती क्या करते थे। और वो हस्क ऑफ पैडी मिली है रंगपुर और लोथल से, धान की जो भूसी मिली है वो मिली है रंगपुर और लोथल के क्षेत्र से। तो वहाँ से प्रमाण मिल जाते हैं कि शायद ये लोग जो है चावल की भी खेती क्या है, किया करते थे। कुछ क्षेत्रों से ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, जैसे हमारे यहाँ सजने संवरने की महिला, क्योंकि मात्र सत्तात्मक समाज था तो लिपस्टिक वगैरह दिया, आंखों में लगाने वाला काजल, सुरमा, इनके भी साक्ष्य क्या हुए, प्रदान हुए। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये मुद्रा से बिल्कुल अपरिचित थे, यानी समाज है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है। इराक यानी फारस की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस सभ्यता के साथ व्यापार किया करते थे। तो इन लोग जो व्यापार करते थे ये व्यापार दो जगह करते थे। कितनी जगह पर, दो जगह। एक करते थे व्यापार मेसोपोटामिया, कहां पर, मेसोपोटामिया, जिसको आज हम कहते हैं वर्तमान में इराक। कहाँ का क्षेत्र है ये, इराक। और फारस, जिसको आज हम वर्तमान में कहते हैं ईरान। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समकालीन दो सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ और फारस की सभ्यता के साथ। इराक वालों के साथ और ईरान वालों के साथ व्यापार कर रहे हैं, खेती करते थे, गेहूं का, जौ का, चावल का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थान से, कहीं से भी मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी हड़प्पा वासियों के समय में मुद्रा का चलन नहीं था, ये मुद्रा से बिल्कुल अपरिचित थे। फिर व्यापार कैसे करते थे, तो ये व्यापार करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं वार्टर सिस्टम। वस्तु से वस्तु को बदल लेना, वस्तु से वस्तु को बदल लेना, उसको हम बोलते हैं वार्टर सिस्टम। तो ये हड़प्पा सभ्यता का, अब हम आगे देखेंगे पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बहुत सारे कारण रहे पतन में, और जैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन होगा हम देखेंगे एक कारण माना गया है आर्यों का आगमन, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगी और हड़प्पा सभ्यता क्या होगी, खत्म होगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन की और भारत में आर्यों के आगमन की। ठीक है, बाकी जिसको कुछ समझ में नहीं आए तो वो मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे कुछ भी पूछ ले। और अगर जो पॉइंट मैंने बोले हैं लिखे नहीं है, वो लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।